नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। देश में लगातार इस चीज को लेकर के सवाल चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। आतंकी हमले के बाद सरकार हमारी क्या कर रही है। एक तरफ सरकार लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है सरकार के अंदर। तमाम कभी मोदी जी की बैठक का जिक्र आता है, कभी अमित शाह साहब की बैठक का जिक्र आता है, कभी राजनाथ सिंह की बैठक का जिक्र आता है। बैठकों का दौर चल रहा है, जिक्र भी उसी का है और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा भी उसी को लेकर के है। कुछ और भी चीजें हैं सर, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने तमाम सारे सवाल उठाए थे, उसका जवाब अब नए रूप में भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता दिख रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाहता हूं जरा दर्शकों को सुनवा दिया जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस के वीडियोज जो है हम आज दिखाएंगे, जो हम पिछले 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो अंश सुनवा दीजिए जो मोदी जी कह रहे हैं और जो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। सर, ये दो अलग अलग बातें, एक मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और एक अब उनके ही मंत्री बता रहे हैं। एक उनका तो इनके हिसाब से तो पूरी घटना की जिम्मेदार देश की जनता है। मोदी जी, अमित शाह, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये पिछले आप 3 दिन में जो कुछ देख रहे हैं, इसमें ना तो कुछ नया है और ना ही कुछ अनापेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, उनके तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगी, सबका एक सूत्रीय एजेंडा क्या है। अगर इनकी चलती तो ये इस पूरी घटना से पल्ला भी झाड़ने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन घटना इतनी बड़ी हो गई। तमाम जगह पे आप देखते हैं, जिस तरीके से आपने देखा हो कुंभ के अंदर जब वो भगदड़ मची थी, तो 6-7 घंटे तक तो खबर ही बाहर नहीं आने दी गई। ऐसे ही दिल्ली के अंदर जब भगदड़ मची थी स्टेशन के ऊपर, कितनी देर तक मना करते रहे थे, और उसके बाद आखिरकार वो खबर आनी पड़ी थी बाहर। ये घटना चूंकि कश्मीर की थी, इतनी बड़ी थी, 28 मौतें हुई हैं, उसके बाद ये इसको रोक तो सकते नहीं थे। जो कुछ घटनाक्रम सारे का सारा हुआ है, उसमें आप देखिए क्या है। ऑप्टिक्स कहीं ज्यादा है, एक्शन बहुत ही कम। और ऑप्टिक्स क्या है? मोदी जी वहां सऊदी अरब से गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो। उसके बाद अपने अमित शाह को वहां कश्मीर भेज दिया गया है। मोदी दौरा छोड़ करके आ रहे हैं, मोदी एयरपोर्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। और जब तक सारी चिताओं को अग्नि भी नहीं दी जा सकी थी, उससे पहले मोदी जी मधुबनी में प्रचार भी कर रहे थे। ये भी आपने देखा हो। मेरा आपसे एक साधारण सवाल, आज पूरे देश के दर्शकों से एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा की जितनी तैयारियां इन्होंने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए की थी, उसका अगर 1% भी अगर राम प्रकाश जी कर देते, तो आपको क्या लगता है पहलगाम में आतंकी हमला हो सकता था? केवल 1% कह रहा हूं, 1%, यानी कि 10 जवान। या तो हजारों जवान थे ना, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, फलां के। अगर वहां 10 जवान भी होते तो क्या ही हमला हो सकता था, क्या हिमाकत हो सकती थी? दूसरा, अगर इतनी सुरक्षा जो किसानों के लिए की गई थी हरियाणा पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो सुरक्षा लगाई, इतनी सुरक्षा अगर बॉर्डर पर खड़ी कर दी होती, तो एक भी आतंकी, एक भी कह रहा हूं मैं, एक भी विदेशी आतंकी M4 और AK-47 राइफल लेकर 150 किलोमीटर भारत के अंदर घुसकर निहत्थे निर्दोष नागरिकों पर हमला कर सकता था? क्या ये सवाल नहीं है? इससे कौन पूछेगा? और श्रीमान पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं कि जब तक 148 देश, 48 करोड़ लोग राष्ट्रवाद कौन सा? जो इनका राष्ट्रवाद है, जब तक वो राष्ट्रवाद नहीं अपनाएंगे, देशभक्ति नहीं अपनाएंगे, मतलब देशभक्ति का ठेका 100 साल से लगातार इनके पास, और सारे के सारे आजादी के आंदोलन में कहीं नहीं थे, माफ कीजिएगा, तब भी ये राष्ट्रवाद का झंडा ही नहीं के पास था, तभी भी देशभक्ति के सर्टिफिकेट यही बांटते थे। और वो काम ये आज तक कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांकना। और कल तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, आपको ध्यान है, श्रीमान किरण रिजिजू ने ब्रीफ किया था उस मीटिंग से आने के बाद, जो सर्वदलीय मीटिंग परसों शाम को हुई थी, उसमें बाकायदा क्या कहा गया था कि चूक तो हुई है। और जो उन्होंने अपने हैंडल पर वीडियो डाला, उसमें चूक का सेंटेंस हटा दिया गया, 3 सेंटेंस हटा दिए। ईमानदारी। और मोदी जी का था जो पूरा कामकाज है, जो काम करने की शैली है, उसको देखिए आप। जब से वो वहां से आए हैं सऊदी अरब से, मुझे बताइए वो क्या करने आए थे भारत में? वो किसी शहीद के, जो ये मारे गए हैं लोग, इनमें से किसी घायल को देखने गए क्या?
कह देंगे गृह मंत्री जी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जी मुंबई हमले के बाद वहां बारिश के अंदर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने मुंबई में। क्या इन्होंने एक शब्द बोला? किसी भी तरीके का कोई संवाद मृतकों के परिजनों से किया? केवल चुनावी रैली को बोल करके, उसके अलावा कहीं इनकी उपस्थिति दिखी हो, किसी घायल का हालचाल पूछा हो? सीसीएस की मीटिंग करना काम आप सरकार के हेड है, आपने क्या किया ऐसा? राहुल गांधी वहां से आए, आते ही बयान दिया कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। संसद के अंदर जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाहर निकलते ही क्या, गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन, ठीक। और उसके बाद मोदी जी ने अगले ही दिन वहां सुबह दिन में मधुबनी में, उसी दिन शाम को, परसों, किस तरीके से मधुबनी के मंच पर नीतीश कुमार के साथ अटखेलियां करी और करी बैठ करके, वो देखा आपने। 1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3। और वो जो भाषण था हिंदी और अंग्रेजी में, उसको अगर आप वो करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे उसका, कि वो घटना के 40-45 घंटे के अंदर हुआ था वो भाषण जो था। पहली बात तो अवॉइड किया जा सकता था, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री ने कानपुर का दौरा अवॉइड किया। उस दिन 2 दौरे थे, कानपुर और मधुबनी। वो नहीं गए कानपुर में, क्यों? क्योंकि वहां जो बिजनेसमैन थे द्विवेदी युवा, उनके संस्कार चल रहा था, ये वहां नहीं गए। अच्छी बात मानता हूं मैं उसको कि कम से कम एक मॉर्निंग का विषय, शोक का विषय नहीं जाना चाहिए। तो क्या मधुबनी कैंसिल नहीं हो सकता? आपको दोनों का वर्क कल्चर समझना पड़ेगा और पूरा डीएनए देखना पड़ेगा। जो मोदी की भाजपा है और जो खासतौर पर मोदी जी हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका पूरा सिस्टम देखिए 11 साल में क्या है। मैं, मेरा, मैंने, सत्ता की तड़क भड़क, चीज में अहंकार, 7वें आसमान पर, आत्ममुग्धता, बड़बोलापन, एक छत्रवाद, झूठ, अज्ञान, एक तरफा संवाद, केवल मैं ही सही, केवल मैं ही सही, बाकी सब गलत। मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते नहीं, केवल मैं सही, बाकी सारा देश गलत। तो ये जो फांसीवादी विचारधारा, ये है मोदी जी का वर्क स्टाइल भी, और ये है उनके काम करने की शैली। और दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी भी विदेश दौरा छोड़ करके आए। आते ही सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग, सिर्फ की मीटिंग, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग, उसके बाद अगले ही दिन फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे अनंतनाग, श्रीनगर, वहां पर बाकायदा फिर सरकार के साथ सॉलिडारिटी। क्या है ये? सादगी, सरलता, सौम्यता, सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत, जवाबदेही, सवाल जवाब, दो तरफा संवाद और संघर्षशीलता, कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। कल शाम को आपने देखा हुआ कैंडल लाइट के अंदर, ये है एक प्रो पीपल अप्रोच। और मोदी की अप्रोच क्या है? भक्तों वाली अप्रोच। क्या कह रहे थे अभी जो आपने वीडियो दिखाया? प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं, प्रॉब्लम केंद्र में है। ये 2013 का भाषण। अब बीजेपी में कोई बता रहा है कि प्रॉब्लम कहां पर है? एक होमगार्ड का जवान ना होना, जहां पर 2000 वो हो, और झूठ कितनी भयंकर बोल रहे हैं, वो मैंने भेजा आपको, अगर आप दिखा पाए तो। वो कह रहे हैं कि जो वहां पर जो टूर ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बिना बताए वहां पर वो 2000 लोगों को लेके चले गए। और मैंने आपको बाकायदा कटिंग्स भेजी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि वहां पोर्ट पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं होती, और उस एरिया को कभी भी बंद नहीं किया। बाकायदा दिखाइएगा दर्शकों को, अखबार की आज की कटिंग। तो इससे साबित होता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी नाकामी, खुफिया नाकामी, सुरक्षा नाकामी, हर स्तर पर नाकामी, उसको ढक करके, ये तो मजबूरी है कि वो 28 लोगों के शव लोगों ने देख लिए, वरना आप सोच सकते हैं ये किस तरह के लोग हैं। ये मना भी कर सकते हैं कि जैसे वहां पे था, आज तक जब अगर पूरी संख्या बताई हो तो कभी किनको कितना मुआवजा मिला जरा बता दे। कुंभ के अंदर क्या घोषणा की थी, कितनों को मुआवजा दे दिया, बता दे जरा सरकार। और दिल्ली में जब वही जो यात्री थे कुंभ के लिए जा रहे थे, रातों रात 10-10 लाख रुपए कैश दे के भगा दिया। सिक्योरिटी का एक जवान दिया, एम्बुलेंस में बॉडी रखी, रातों रात पोस्टमार्टम, कैश, मुआवजा और आउट। तो यूपी वालों को मिल गया क्या जो वहां पे हुआ था? सवाल ये नहीं है साहब, इनके लिए इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान की केवल एक इच्छा है कि भारत को, दे हैव टू कट इंडिया थ्रू 1000 कट्स। वो हर बात में भारत में चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाए। उस चीज को कौन फ्यूल कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पूरे देश के अंदर कश्मीरियों के खिलाफ किस तरीके का, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके का। तो पाकिस्तान का एजेंडा कौन कर रहा है? कोई पूछने वाला है? जो मर्जी आए बोल रहे। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जब तक पूरे 148 करोड़ लोग राष्ट्रवादी, वो इसकी भी जिम्मेदारी मतलब लोगों की है, इस घटना के लिए कुछ नहीं।
लोगों की जिम्मेदारी है। तो सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स किस बात के लिए देते हैं? वो सुरक्षा इनके लिए है क्या? हम टैक्स इनकी जो ये हाई एंड जो इनकी लाइफस्टाइल है उसके लिए हम टैक्स देते हैं क्या? देश के प्रति ये जवाबदेह है नहीं, या केवल सब कुछ हमारे ऊपर है? तो ये इनकी बौद्धिक दिवालियापन और घटिया मानसिकता को दिखाता है कि क्योंकि इनको अकाउंटेबिलिटी सिखाई ही नहीं गई, जवाबदेही का इनको पता ही नहीं, उत्तरदायित्व का इनको पता ही नहीं। इनको तो वो जो बटेर हाथ लग गई है सत्ता की, उसको जैसे चाहे वो करते रहे। लॉजिक तो किसी बात में नहीं। मुझे ये बताइए, जब रिजिजू ने ये वहां बाहर आके कहा कि कहीं तो चूक हुई है, और जो वीडियो उन्होंने अपने उस पर लगाया एक्स पे, उससे क्यों गायब हो गया? वो तमाम अखबारों से वो क्यों गायब करवा दिया गया? ये किस तरह का वो, और ये कैसा मीडिया है? अगर उस पूरी जो ब्रीफिंग थी उसमें एक ही तो था कि सरकार ने माना चूक हुई, और उसी को उस वीडियो में से अगर आप हटा देंगे तो उसमें से बचेगा क्या? तो ये सरकार मुंह छुपाती फिर रही है, सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके के जो एक्शन लिए गए वो मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन लिए गए, जो सिंधु नदी का समझौता तोड़ दिया, मैंने आपको क्या कहा था कि पानी रोकोगे कैसे? वो उसमें क्या नाम है, सारे साधु संत भी कहने लग गए कि पानी रोकने का जरिया ही नहीं। तो इनको बेसिकली ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया, आपको पता कितनी कॉस्ट पड़ेगी इंडिया पे, कितना किराया बढ़ जाएंगे उनके यहाँ? हमारे यहाँ से तो उनकी फ्लाइट बहुत थोड़ी है, हमारी तो सारी वेस्ट की फ्लाइट वहां से जाती थी। टाइम बढ़ेगा, करोड़ों अरबों रुपए का एयरलाइंस को नुकसान होगा, मुझे और आपको नुकसान होगा, किराया बढ़ जाएगा। इनको इन बातों से मतलब नहीं, इनको केवल प्रोपेगेंडा करना है। ये वही लोग हैं, जब चाइना की बारी आती है तो ना कोई आया है ना कोई घुसा, ये वो लोग, ये बाकी 148 करोड़ को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। क्या कह रहे थे इनके वो जो विदेश मंत्री थे जयशंकर साहब, कि चाइना हमसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं उनसे पंगा ले लूंगा। ये राष्ट्रवाद है इनका। तो ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके के इनके अंतर विरोध है, इनकी बातों में विरोधाभास है कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। चाइना आए तो चुप्पी खींच जाओ, पाकिस्तान आए तो लाल आंख और पता नहीं क्या क्या करो, और जब एक्शन की बारी आए तो आपके पल्ले कुछ नहीं है, केवल लफाजी है। क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का सूट करता है यहां पर इनको, और वहां पर पाकिस्तान की फेल्ड सरकार को। वहां पे भी तो ये सारी स्थिति है। पाकिस्तान भी बर्बाद पड़ा हुआ देश, उसको क्या बर्बाद करोगे आप? तो वहां तो आप अपने बॉर्डर को अगर इफेक्टिवली वो कर लेते तो सारी बातें खत्म, लेकिन आपको तो हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं। तो ये है इस सरकार की अप्रोच हर एक मुद्दे के प्रति। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरफ मोदी जी जो है दौरा रद्द करके आते हैं तो वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश से लौटते हैं तो वो फिर चुपचाप जो है इन सारी चीजों में, इन सारे कामों में लग जाते हैं कि सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, सवाल पूछते हैं, इस घटना पर जो है वो चिंता जताते हैं, साथ में फिर उसके आगे बढ़ करके जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, पहलगाम जाते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं जो घायल हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार, जो जैसा पीयूष गोयल ने कहा, उसी नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम, और उससे आगे बढ़ के वो पाकिस्तान को टारगेट करें। बहरहाल एक और चीज सामने आ रही है सर, जब से ये घटना हुई है लगातार बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल अडानी साहब के ऊपर उठ रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट का कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है इस आतंकी घटना को लेकर के, तो जरा वो भी हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाइए कि क्या कुछ है और क्यों एकदम से अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट भी चर्चा में आ गया है इस घटना के बाद। आपको जानकर हैरानी होगी, मुंद्रा पोर्ट की मैंने और आपने तो कई बार चर्चा की कि 2021 में जो 2,988 किलो हेरोइन पकड़ी थी, 21,000 करोड़ रुपए की मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई थी, वो याद होगा ना आपको? और कौन किस चीज में आई थी? टेलकम पाउडर जो हम लगाते हैं गर्मियों में, टेलकम पाउडर की आड़ में हीरोइन आई थी। और अब इस टेरर फंडिंग का जो नेक्सस है, राय साहब आप हैरान रह जाएंगे आपके दर्शक, टेरर फंडिंग के इस नेक्सस को एक्सपोज भी मोदी की एनआईए ने ही किया है। जानकर हैरान हो जाएंगे आप। वो मैंने क्लिपिंग भेजी है, दिखाइएगा दर्शकों को। क्या कहते हैं वो? एनआईए कंफर्म्स प्रोसीड्स फ्रॉम द ड्रग हॉल ओवर वर फनल्ड टू लश्कर-ए-तैयबा एलएटी विद इट्स प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट द टीआरएफ एंड यूजिंग फंड्स फॉर टेरर एक्टिविटीज। सोच लीजिए आप, वही टीआरएफ है, वही लश्कर-ए-तैयबा है। आप मुझे ये बताइए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकी गतिविधियां होती है, आपको क्या लगता है जो आईएसआई अपने जेब से पैसे देती है क्या? उनके वो तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनको रुपया ना दे तो 24 घंटे में भूखा मर जाएगा वो देश। तो ये खेल क्या है वो समझना पड़ेगा। वो सारे का सारा जो ड्रग तस्करी है, वो कनाइवेंस के साथ और अदरवाइज आतंकी संगठनों को जो भी पैसा मिलता है, वो सारा ये डर्टी मनी है ड्रग्स का। और वो जो था उसके अंदर, तब भी हमने उस समय बात की थी आपसे लगातार कि इतनी बड़ी जो खेप थी वो आ कैसे गई। और तब ये बताया गया था इनिशियल इंक्वायरी में कि ये तो आखिरी खेप है, इससे पहले की कितनी आ चुकी पता ही नहीं।
और वो भी जो पकड़ी गई थी वो एक सजग कर्मचारी के कारण पकड़ी गई थी, उसने पकड़ लिया वो कि भाई इसमें क्या, उसको संदिग्ध कुछ लगा। और वो किसने मंगाई थी, क्या हुई थी, किन लोगों के पास जानी थी, आज तक कुछ पता है क्या किसी को? बता दीजिए। आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग हॉल है वो, आज तक का 21,000 करोड़ रुपए का 2,988 किलोग्राम हेरोइन थी। और वो यही जो एनआईए ने कंफर्म किया, ये अदालत के अंदर चार्जशीट में, और क्या कहा कि ये हॉल लश्कर ए तौयबा और टीआरएफ इन इसके जरिए जो हो रहा है उस एक्टिविटीज के जरिए है। और ये जो इसकी जो जिम्मेवारी ली थी, आपको ध्यान होगा 22 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ अभी, ये वही टीआरएफ संगठन है। तो आप सोच लीजिए कि जो एनआईए ने जो कुछ कह दिया, इसको डिस्टेबलाइज करने का, और उसमें ये कनेक्शन कैसे है, और मुद्रा पोर्ट का संचालन किसके पास है, आप खुद सोच लीजिए। मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि किस तरीके से ये मुद्रा की हीरोइन कैसे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, किसके लिए और क्यों है वो, और सरकार इसमें क्या कर रही है। जरा बता दे कि वो किसने मंगवाई थी इतनी बड़ी खेप, कहां जानी थी वो, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, जरा बता दे देश को। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल तमाम बार हम लोगों ने तो पूछे, हुआ क्या? ये तो सबको पता है नार्को टेरर एक्ट वो है, लेकिन इस पोर्ट का इन्वॉल्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। और तब ये कहा गया था कि इससे पहले भी इस तरह की खेप आई है। बिल्कुल। सर एक और चीज है कि मोदी जी जब से आए हैं, चुनाव प्रचार और सारी चीजें भाई, रैलियों का जिक्र आपने किया, राहुल गांधी का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि भाई वो चुपचाप इन सारी चीजों में लग रहे हैं। एक चीज और है, राहुल गांधी आप जब 26/11 की घटना हुई थी तो मोदी जी वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तब वहां पर बता रहे थे कि क्या कुछ होता है, कैसे जो है गैर जिम्मेदारी से सरकार चल रही है। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। आज राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मोदी तो उस समय केंद्र की राजनीति में थे भी नहीं, कहीं गिनती में भी नहीं थे, वो तो बिहार के, माफ कीजिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, और जब भी उनसे मीडिया पूछ रहा है तो केवल इतना ही बोल रहे हैं कि ये इस घटना की निंदा, साथ में कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और उस कार्रवाई में सरकार को समर्थन की बात कर रहे हैं। It's been a terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I, of course, couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कोई आरोप को नहीं लगा रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं कहीं वे सुनाई दे रहा है। वो कहीं खड़े होकर के लगातार जनता को इसके लिए नहीं भड़का रहे हैं। क्या राहुल ये नहीं कर सकते थे जो मोदी जी ने उस समय किया था?
भाई साहब देखिए, एक बेसिक अंतर समझना पड़ेगा राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उस समय अपने आप को बीजेपी के तमाम जो स्टेब्लिश लीडरशिप थी उस टाइम, तो आप ध्यान कीजिए कौन कौन थे बीजेपी में उस टाइम। अडवाणी साहब थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, जो सारे दिल्ली की राजनीति करते थे। एक लोकसभा विपक्ष का नेता था, एक राज्यसभा विपक्ष का नेता था, यशवंत सिन्हा थे, जसवंत सिंह थे, तमाम लोग थे उस समय। उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री हमले के स्थान पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा था? वो राष्ट्रवाद की छवि को बाजू यहां तक मोड़ करके, आपने देखे होंगे पिक्चर्स, याद होंगी आपको, वो क्या था? वो अपने आप को ओवरबोर्ड जाकर के ना केवल राष्ट्रवादी बल्कि आपको देश का एकमात्र नेता बताने के लिए कि मैं हूं 56 इंची, देखिए मैं आतंकी साइट पर आकर के केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, उसके पीछे वो मानसिकता थी। और राहुल गांधी की जब बात है तो वो एक बात बड़ी क्लियर कहते हैं कि मेरे घर में सत्ता मैंने बहुत लंबे समय तक देखी है, मैं सत्ता का एक दायित्व समझता हूं। ये बात उन्होंने 2 बार मुझे इंटरव्यू में कही कि मैं सत्ता के अंदर भी दायित्व समझता हूं और विपक्ष के अंदर भी दायित्व समझता हूं। बीजेपी के तमाम नेता इतनी बड़ी घटना की भी जिम्मेदारी ले किस तरीके से बच रहे हैं, सुरक्षा फेलियर को नकार रहे हैं, हाँ भर के भी उसको डिलीट करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष का काम क्या होता है? अब मोदी जी के जितने सुर, जितने टेररिस्ट अटैक हुए यूपीए के टाइम में, किसी का भी निकाल के देख लीजिए उनके क्या सुर थे। तब तो वो राष्ट्रवाद कर रहे थे। विपक्ष तो अभी तक पूरी जिम्मेदारी के साथ, मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ वो तो हुआ, अंदर तो इनकी ऐसी खिंचाई हुई कि याद रखेंगे अमित शाह, जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने, सबने खींचा कि आप बताइए हमें आईटी सेल क्या कर रही है, आप बताइए हमें ये क्या है। हर चीज पे सवाल। आपकी तो पार्टी मीम बना रही थी, आपने देखा होगा ना छत्तीसगढ़ के हैंडल पे, वो अंदर पूछा सुप्रिया सुले ने कि ये क्या है। एक मृतक माँ थी और बेटा जैसे था, तो उसके वो बनाए जा रहे थे, कार्टून बनाए जा रहे थे। लेकिन किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने, राहुल गांधी समेत, अब तक एक लूज शब्द कहा हो तो बताइए आप। और फिर मैच कीजिए सत्ताधारी बीजेपी का, जिस तरीके से वो चीजों को डिसोन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो आप हद बेशर्मी देखी होगी, जो एक इनके जो सांसद महोदय हैं, जो बड़े क्रांतिकारी कई दिन से लगे हुए थे, उनका आपने वो ट्वीट देखा होगा। वो क्या कह रहे थे कि अब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर देना चाहिए। पहले तो करे थे वो, अभी तक जो उनका पाकिस्तान का बंद करवा रहे थे। पाकिस्तान के पानी का हुआ क्या, ये मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। बांग्लादेश भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। ये आज सुबह 8:47 का निशिकांत दुबे का ट्वीट है। मतलब पाकिस्तान से मन नहीं भरा, अब बांग्लादेश को भी उसी स्टेज पर लेके आ गया। क्यों? हिंदू मुस्लिम बाइनरी करनी है। इनको कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके का कोई मतलब नहीं है। इनको केवल वो फ्यूल करना है जिससे इनकी राजनीति चमक जाए बस। ये आदमी कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ पिछले 8-10 दिन से पहले जुडिशरी को, देश के चीफ जस्टिस को सीधा निशाना लगा रहा है। कहां पर भारत में गृह युद्ध हो रहा है? क्या कहा उसने कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसका जिम्मेदार इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। सोचिए आप, देश के संविधान को यूनिट आइडेंटिटी बदलने के लिए क्या कह रहा है कि ये आर्टिकल हटा दिए जाने चाहिए। वो कौन से आर्टिकल है? वो धर्मनिरपेक्षता के आर्टिकल है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सरदार पटेल की बात करती है, सरदार पटेल के बनाए हुए हैं वो। इस देश के मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। माइनॉरिटीज के अधिकारों के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। और ये सरदार पटेल लोग कहते हैं कि हम तो उनके फॉलोअर, हालांकि वो कांग्रेस में थे, आरएसएस को उन्होंने बैन किया था। उसके बावजूद भी सरदार पटेल इनकी उधार के सिंदूर है, उसको यहाँ पे लगा के घूमते। फिर भी देखिए आप अंतर देखिए कि हर संभव कोशिश तरीके से केवल एक सूत्रीय एजेंडा कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। हर तरीके से जो भी कुछ है सारा केंद्र वहां पर है कि कोई एक तरीके से धार्मिक आधार पर विभाजन हो, इनकी रोटियां सिक सके, और बाकी फिर निशाना पहले बिहार और उसके बाद बंगाल। इनकी इंसानियत कहां चली गई है? इनकी मानवता कहां चली गई है? इनके संस्कार, इनके मूल्य, हर चीज क्वेश्चन में है। नोबडी इज आस्किंग। भक्त लहलोट। लेकिन एक चीज मैं आपको अब भी कह रहा हूं, इस बार का जो ये हमला है इसने इस देश की अंतरात्मा को कुछ होता है। जो माहौल ये चाह रहे थे वो ये चाहकर डॉगी मीडिया और जो गिद्ध मीडिया लग के मिलकर किया उन्होंने 2 दिन तक, उसके बावजूद भी अब तक सौभाग्य से वो जहर ये नहीं बो पाए, वो जहर नहीं फैला पाए। लोगों ने समझ लिया कि इनके साथ किस लेवल की सुरक्षा होती है, और सैलानियों को इन्होंने किस तरीके से खुले में मरवा दिया। 1.5 घंटे तक तड़पते रहे। फौजी अफसर जो अपने करनाल के लेफ्टिनेंट साहब थे, उनके पिताजी की हालत देखते आप, उनकी पत्नी की हालत देखते, उनकी बहन की सृष्टि ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरा 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, अगर उसको चिकित्सा मिल जाती तो बच सकता था। वो अकेले नहीं थे, वो 3 गुजरात के भी सैलानी मारे गए हैं। उनकी धर्मपत्नी ने भी देखा आपने किस तरीके से केंद्र के मंत्री पाटिल को सरेआम
सवाल जवाब किए कि सुरक्षा तुम्हारे लिए, ये अय्याशी तुम्हारे लिए, हवाई जहाज तुम्हारे लिए, हमारे लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं, एक सुरक्षा कर्मचारी भी नहीं। तो इस बार देश ने समझा है इनका दोगलापन, और जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया कि सिंधु जल समझौता खत्म, फलाह खत्म, देख लीजिए उसका क्या टर्नआउट निकला है। अभी तक पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, छुट्टी जाइए, घूमते रहिए। अब तो इनकी कोई विजन नहीं है किस तरीके का, केवल लफाजी, फर्जी राष्ट्रवाद, 56 इंची, फिजूल की बात करना, सवाल का जवाब मत देना, कोई जवाब दे देंगे। ये है मोदी के सरकार का मॉडल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तरफ पूरे देश में तमाम राज्यों में जगह जगह पर लोग जो है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है टैक्स पेयर्स के पैसे से आपकी सुरक्षा रहती है, हमारी सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपने देखे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे देखे हैं। गजेंद्र का वीडियो सबको याद होगा कि महिला ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर पूरी तरीके से आपका सिक्योरिटी लैप्स था, वो सिर झुका करके हाथ जोड़ करके और खड़े रह गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजस्थान उसमें गुजरात में आपने देखा CR पाटिल से कैसे सवाल पूछा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब जो है उनकी सुरक्षा लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो क्या देश की सुरक्षा जो है वो देश के पैसे से देश के लोगों की सुरक्षा नहीं होगी? मोहन भागवत और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, संघ के नेताओं की सुरक्षा होगी? सुरक्षा चाहिए ही उनको राय साहब। मैं और आप तो गाजर मूली है, हमें तो कोई काट के चला जाए। आज की तारीख में सत्ता प्रतिष्ठान का जो आनंद ये लोग भोग रहे हैं वो तो ना भूत न भविष्य है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस अपने आप को कहते हैं, उसके बावजूद ना वो कहीं से रजिस्टर्ड है, ना कोई बात है, ना कोई वो आयकर देता, ना कोई उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है। उसके चीफ को आप वो क्या नाम है, जेड प्लस सिक्योरिटी, 60 से 70 24 घंटे, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, एस्कॉर्ट पायलट, सब कुछ। और आम जनता, सैलानी जो देश को टैक्स देते हैं, उनके लिए एक होमगार्ड का हवलदार भी नहीं या सिपाही भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं ये किस तरीके का देश बनाया जा रहा है, किस तरीके का राष्ट्रवाद है ये, किस तरीके की जन कल्याणकारी सरकार है ये। और कह रहे हैं, वो दिखाइएगा इनको दर्शकों को, कह रहे हैं कि वहां पर वो टूर ऑपरेटर्स जबरदस्ती गए, वहां टूर ऑपरेटर ने कह दिया तो सारा साल ये एरिया खुला रहता है। मेरी रिक्वेस्ट आप दिखाइएगा वो दर्शकों को, वो बहुत जरूरी है, मैंने उसको मार्क करके दिया है आपको बाकायदा। ये लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है, अभी भी सवाल तो एज इट इज आकर के खड़े हैं ना। जिम्मेदारी तो अभी तक किसी ने लिए नहीं है। क्या ये कह देने से कि भाई चूक हो गई वही तो सब कुछ नहीं होता है? आगे का रोड मैप भी तो अभी भाजपा ने बताना शुरू नहीं किया। केवल इतना कहना कि सिंधु नदी का पानी बंद कर दे रहे हैं और वीजा रद्द कर दे रहे हैं, दूतावास बंद कर दे रहे हैं, क्या इन सारी चीजों से जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा? अगर अब खत्म किया जा रहा है तो जो नोटबंदी के बाद दावा किया गया था वो क्या था कि नोटबंदी से पूरा आतंकवाद खत्म हो गया? राम प्रकाश जी, ना तो तब खत्म हुआ था, ना अब खत्म हुआ है, ना कोई ऐसी चेष्टा है। केवल एक बड़बोलेपन की ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। बिहार की मधुबनी में हिंदी में बोलने के बाद अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी जरा समझाएंगे मुझे, उन्होंने क्यों बोला? बिहार के लोगों को ये जता रहे थे कि देखिए मैं पूरी दुनिया को भारत की मजबूती का संदेश यहाँ से दे रहा हूँ। और जो बड़े लीडर होते हैं, जो कामयाब लीडर होते हैं, वो मुंह से बात नहीं करते कभी भी। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का ध्यान होगा आपको, जो पाकिस्तान का जब चल रहा था सारा 71 में, तमाम लोगों ने पूछा क्या कर रही हैं आप, क्या नहीं, उनका देखेंगे। और रातों रात देखिए आपको, जो उस समय अमेरिका और रशिया सबसे बात कर रही थी, किसी को कुछ हवा नहीं लगने दी। और एन वक्त पर भारतीय सेना ने जाकर के कितने घंटों के ऑपरेशन के अंदर नया बांग्लादेश बना दिया। तो जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो मैच्योर लीडर्स होते हैं, जिनको डिप्लोमेसी की समझ होती है, जिनको इन सारी चीजों का बेसिक क्लैरिटी होती है, वो कभी भी बड़बोलापन करते नहीं, वो करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए ऐसा इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया सेना की मदद से, वो पूरी दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम घटना है। दुनिया का इतिहास आज तक बताइए कितनी बार भूगोल बदला गया है। इंदिरा गांधी ने चुटकी बजा करके, वो जबकि अमेरिका में क्या कहा था उस समय कि हम बेड़ा भेज देंगे सातवां, याद होगा ना आपको? उन्होंने तो आप सातवां नहीं 8वां भेज दीजिए, कोई बात नहीं। और जो उन्होंने किया, इन्होंने आज तक क्या किया है? आपको याद होगा वाजपेयी जी के समय में संसद के ऊपर हमला हुआ था, बॉर्डर के ऊपर सारी सेना कश्मीर में कितने दिनों तक रही थी, एलओसी के ऊपर। क्या हुआ था उससे? और उसके बाद उस सेना को विड्रॉ कर लिया गया 1 साल के बाद। मजाक उड़ा रखा है आपने। वही स्थितियां इनकी है। लफाजी करा लीजिए आप, बालाकोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक अगर इफेक्टिव आपने इस तरह की चीज की होती, आपको क्या लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान की हिम्मत हो सकती है इस तरह की चीज दोबारा कर दे? दूसरा, वो तो करेगा, वो तो उनकी तो घोषित पॉलिसी ही। आप क्या कर रहे थे? आपने सेना को कितना वो किया,
कितनी आपने वो सजगता बढ़ाई, कितनी आपने वहां पे मुस्तैदी बढ़ाई? क्या ये सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा? वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहां पे आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? उस समय तो मोदी जी ने आपने दिखाया, क्या कहा था मोदी जी ने कि समस्या दिल्ली में है। अब समस्या क्या है? अब तो जो गोयल कह रहे इसका मतलब समस्या तो हम लोगों में है, देश की जनता में, 148 करोड़ लोगों में। सरकार में तो कोई समस्या नहीं। ये इन लोगों का दोगलापन की सोच है। क्यों? क्योंकि इनको किसी ने ट्रांसपेरेंसी सिखाई नहीं, अकाउंटेबिलिटी सिखाई नहीं, जिम्मेदारी लेना सिखाया नहीं, ट्रेनिंग कोई है नहीं। शाखाओं में जाकर के झूठ बोलना, मक्कारी करना, धर्म के आधार पर बांटना, कहीं भाषा के आधार पर बांटना, यही राजनीति सीखी है इन लोगों ने, वही देश के सामने परोस रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लगातार देश की निगाहें लगी हुई हैं, देखा जाए क्या कुछ परिणाम आता है। और एक सवाल जो मैं लगातार उठा रहा हूँ कि भाई जिम्मेदारी कब लेगा कोई जिम्मेदार व्यक्ति? आखिर इस पूरे घटना की जिम्मेदारी कब ली जाएगी? चूक हो जाना, मान लेना, क्या ये जिम्मेदारी लेना है? इस सवाल का जवाब अभी तक फिलहाल नहीं आया है प्रधानमंत्री, सरकार या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर आरएसएस की तरफ से। देखा जाए कब तक आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।